दास्ताने भारत में आज कहानी मुगलों से टक्कर लेने वाले सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर की। अभिवादन स्वीकार करें मनोज शर्मा का। बंदा सिंह बहादुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी विपरीत दिशा में जी। किशोर अवस्था में संत बनने वाले बंदा अपनी जिंदगी के बाद के सालों में सांस्कारिक जीवन की तरफ लौट आए। ऐसे लोग बहुत कम देखने में आए हैं जो बहुत कम समय में हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्येता से एक बहादुर योद्धा और काबिल नेता में बदल गए हों। सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्सास के संस्थापक हरिंदर सिंह लिखते हैं कि 30 वर्ष का होते होते हम बंदा सिंह बहादुर की जीवन की दो पर्सनालिटीज देखते हैं। गुरु गोबिंद सिंह से मुलाकात से पहले वो वैष्णव और शैव परंपराओं का पालन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण, हथियारों और सेना के बिना 2500 किलोमीटर का सफर तय किया और 20 महीने के अंदर सरहिंद पर कब्जा कर खालसा राज की स्थापना की। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी में हुआ था। बहुत कम उम्र में वो घर छोड़कर बैरागी हो गए थे और उन्हें माधोदास बैरागी के नाम से जाना जाने लगा था। वो घर से निकल गए और देश भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र में नंदेड़ पहुंचे, जहां 1708 में उनकी मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह से हुई। गुरु गोबिंद सिंह ने उन्हें अपनी तपस्वी जीवन शैली त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। J.S. ग्रेवाल अपनी किताब सिक्स ऑफ द पंजाब में लिखते हैं कि गुरु ने बंदा सिंह को एक तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए। साथ ही उन्हें एक फरमान भी दिया जिसमें कहा गया कि वो पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करेंगे। बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ दिन बाद ही जमशेद खान नाम के एक अफगान ने गुरु गोबिंद सिंह पर खुकरी से वार किया। गुरु गोबिंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। राजमोहन गांधी अपनी किताब पंजाब अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंट बैटन में लिखते हैं, बीच गुरु गोबिंद सिंह चाहते तो किसी व्यक्ति को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। साल 1709 में जब मुगल बादशाह अभी भी दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे, बंदा बहादुर पंजाब में सतलुज नदी के पार जा पहुंचे और सिख किसानों को अपनी तरफ करने के लिए अभियान में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में उस जमाने के मुगल इतिहासकार खफी राम का हवाला देते हुए लिखते हैं कि 3-4 महीने के अंदर बंदा बहादुर की सेना में करीब 5000 घोड़े और 8000 पैदल सैनिक शामिल हो गए थे। कुछ दिनों बाद इनकी संख्या बढ़कर लगभग 19,000 हो गई। उस समय वही व्यक्ति वजीर खान, जिसने 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था और गुरु गोबिंद सिंह के बेटों को मरवाया था, सरहिंद शहर में रह रहा था। समाना को बचाने के लिए दिल्ली से सरहिंद को कोई मदद नहीं भेजी गई। सरहिंद दिल्ली और लाहौर के बीच बसा एक बड़ा शहर था। यहाँ मुगलों ने बड़े बड़े भवन बनवा रखे थे और ये शहर उस समय पूरे भारत में लाल मलमल बनाने के लिए बहुत मशहूर था। बंदा बहादुर ने मई 1710 में सरहिंद पर हमला बोला।
22 मई 1710 को हुई इस लड़ाई में बंदा ने ये मानते हुए कि सबसे कमजोर तोपों को हमेशा बीच में रखा जाता है, बीच में रखी 4 तोपों पर सबसे पहले हमला किया। इस हमले की कमान उन्होंने भाई फतेह सिंह को दी। हरीश ढिल्लों लिखते हैं कि आमने सामने की इस लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खान के सर पर वार किया। जैसे ही सरहिंद के सैनिकों ने अपनी सेनापति का कटा हुआ सर जमीन पर गिरा देखा, उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस लड़ाई में बंदा बहादुर की जीत हुई। एक समय ऐसा भी आया जब लाहौर और कसूर को छोड़कर लगभग पूरा पंजाब बंदा बहादुर के वर्चस्व में आ चुका था। बंदा सिंह बहादुर ने अपने नए कमांड केंद्र को लोहगढ़ नाम दिया। सरहिंद की जीत को याद रखते हुए उन्होंने नए सिक्के ढलवाए और अपनी नई सील यानी मोहर जारी की। उन सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम अंकित थे। साल 1710 में 66 वर्षीय मुगल बादशाह बहादुर शाह स्वयं बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ जंग के मैदान में उतरे। दक्षिण से लौटते ही बहादुर शाह दिल्ली में नहीं रुके और सीधा लोहगढ़ की तरफ बढ़े। मुगल फौज बंदा की सेना से काफी बड़ी थी। बंदा को भेष बदलकर लोहगढ़ से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। एस.एम. लतीफ अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द पंजाब में लिखते हैं कि बंदा बहादुर को ध्यान में रखकर बहादुर शाह ने आदेश दिया कि अब दिल्ली के बजाय लाहौर उनकी राजधानी होगी। लाहौर से उन्होंने बंदा को पकड़ने के लिए अपने सेनापति और कमांडर भेजे। जब तक बंदा अपनी पत्नी और कुछ साथियों के साथ पहाड़ों में छिप चुके थे। जब एक कमांडर खाली हाथ लौटा तो बहादुर शाह ने उसे किले में ही हिरासत में रखने का आदेश दे दिया। लेकिन साल 1712 में बादशाह बहादुर शाह का निधन हो गया। इसके बाद हुई लड़ाई में सत्ता पहले जहांगीर के हाथ में आई और फिर उनके भतीजे फर्रुखसियार को मुगल ताज मिला। फर्रुखसियार ने कश्मीर के सूबेदार अब्दुल समाद खान को बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू करने का आदेश दिया। समद खान ने 1713 तक बंदा बहादुर को सरहिंद छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन दोनों तरफ की सेनाओं के बीच लुक्का छिपी का खेल सालों साल तक चलता रहा। आखिरकार समद खान को बंदा बहादुर को आज के गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदास नंगल गांव के एक किले तक ढकेलने में सफलता मिली। वहां किले का इतना जबरदस्त घेराव किया गया कि अंदर अनाज का दाना तक नहीं पहुंच सकता था। किले के अंदर भुखमरी फैल गई और बंदा के साथी गधे और घोड़ों का मांस खाकर किसी तरह से जिंदा रहे। हरिराम गुप्ता लिखते हैं कि घास, पत्तियों और मांस पर गुजारा करते हुए बंदा बहादुर ने ताकतवर मुगल सेना के साथ 8 महीने तक बहादुरी से सामना किया। आखिरकार दिसंबर साल 1715 में समद खान को बंदा बहादुर का किला जीतने में सफलता मिल गई। बंदा बहादुर के आत्मसमर्पण के बाद उनके कई साथियों को गुरदास नंगल में ही मार दिया गया, जबकि दूसरों को लाहौर ले जाते समय रावी के किनारे कत्ल किया गया। एस.एम. लतीफ लिखते हैं कि सूबेदार विजेता की तरह लाहौर शहर में प्रवेश हुआ। उसके पीछे बंदा अपने सैनिकों के साथ चल रहे थे। सभी बंदियों को जंजीरों में बांधकर गधों या ऊंटों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। समद खान ने बादशाह से बंदा बहादुर को खुद
दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन बादशाह ने ये अनुमति नहीं दी। अगले दिन समद खान ने अपने बेटे के नेतृत्व में इन बंदियों को दिल्ली के लिए रवाना किया। 27 फरवरी को ये जुलूस दिल्ली में दाखिल हुआ। इस जुलूस को देखने के लिए भारी संख्या में दिल्ली वासियों की भीड़ सड़कों पर उमड़ आई। J.S. ओबरॉय अपनी किताब रिलीजन, सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट में लिखते हैं कि जुलूस में लगभग 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। उन्हें दो दो करके बिना काठी के ऊंटों पर बांधा गया था, यानी 377 ऊंटों का काफिला चल रहा था। हर कैदी का एक हाथ गर्दन के पीछे लोहे की जंजीर से बांध दिया गया था। इसके अलावा लंबे बांसों पर मारे गए 2000 सिखों के सर लटकाए गए थे। उनके पीछे बंदा बहादुर चल रहे थे। उन्हें लोहे की पिंजरे में बंद कर हाथी पर बैठाया गया था। उनके दोनों पैर लोहे की सलाखों से बंधे हुए थे और उनकी बगल में नंगी तलवारें लिए 2 मुगल सिपाही खड़े थे। इन कैदियों को 1 हफ्ते कैद में रखने के बाद 5 मार्च साल 1716 को उनका कत्लेआम शुरू किया गया। हर सुबह कोतवाल सरबराह खान इन कैदियों से कहता, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। सिख गुरु की शिक्षा छोड़कर इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी। हरीश ढिल्लों लिखते हैं कि हर सिख ने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। 7 दिन तक लगातार हुए सिख कैदियों के नरसंहार के बाद कुछ दिनों के लिए इसे रोक दिया गया। जेल में एकांतवास में रखे गए बंदा बहादुर की कोठरी के सामने से जब भी कोतवाल सरबराह खान गुजरता, उसे बंदा अपनी माला के दाने गिनते हुए मिलते। 7 जून 1716 को बंदा और उनके कुछ साथियों को महरौली में बहादुर शाह की कब्र पर ले जाया गया और वहां उन्हें उसके सामने सिर झुकाने को कहा गया। बंदा के 4 साल के बेटे अजय सिंह को उनके सामने लाकर बैठाया गया। हरीश ढिल्लों लिखते हैं कि कोतवाल सरबराह खान के इशारे पर अजय सिंह के तलवार से टुकड़े कर दिए गए। बंदा बिना हिले डुले बैठकर ये पूरा सीन देखते रहे। अजय सिंह का दिल निकालकर बंदा बहादुर के मुंह में डाल दिया गया। इसके बाद जल्लाद ने अपना ध्यान बंदा की तरफ केंद्रित किया। उनके शरीर के भी कई टुकड़े कर दिए गए और जितनी देर संभव हो सका उन्हें जिंदा रखा गया। आखिर में जल्लाद ने तलवार के एक वार से उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया। बंदा सिंह बहादुर की मौत के 2 साल बाद सईद भाइयों ने मराठाओं की मदद से फर्रुखसियार को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि गिरफ्तार करके उसकी आंखें भी फोड़ दी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया और आखिरकार नौबत यहां तक आ गई कि दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर दिल्ली के लाल किले से कुतुब मीनार तक ही सीमित रह गया। काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर रंजीत सिंह का कब्जा हो गया और दक्षिण भारत से लेकर पानीपत तक विशाल भूभाग मराठाओं के हाथ चला गया। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्ताने भारत।